जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आधुनिक भारत के इतिहास में ये जो दो अधिनियम हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 1919 और 1935 1935, ये दोनों अधिनियम जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये बीए एमए दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। पूरे कॉलोनियल पीरियड में नेशनल मूवमेंट के दरमियान ब्रिटिश शासन ने ये जो दो अधिनियम है वो भारत में एक प्रकार से संवैधानिक विकास की भी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, क्योंकि ये भारत में जो सुशासन यानी हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ या जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं दोनों का जिक्र आपके साथ करूंगा। एक तो 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है, और 1935 का अधिनियम, तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। और देखो 1935 का अधिनियम तो एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में था, क्योंकि अब इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। आप सोच के देखो कि अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज था और इनकी ये प्राइम फीचर्स थी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 1919 के अधिनियम की कि क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। देखिए, पहली विशेषता तो ये थी कि डायरची यानी द्विशासन प्रणाली को शुरू किया गया, जिसमें प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया और इसमें दो विषय एक प्रकार से बांटे गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, यानी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे वो आप देख पा रहे हो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि और पीडब्ल्यूडी जैसे विषय थे। ये विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके अलावा ये जो ऊपर के विषय थे, पुलिस, राजस्व, न्याय, सिंचाई, ये जो है गवर्नर के कार्यकारी परिषद के अधीन रहे। तो इस प्रकार से दो भागों में इसको बांट दिया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हस्तांतरित विषय कौन कौन से हैं और आरक्षित विषय कौन कौन से हैं। ये विषय प्रांतों के पास थे, ये गवर्नर के पास थे, तो इनको आप अलग अलग देखना। देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो लोकल जितने भी थे वो हस्तांतरित थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो एक प्रकार से सरकार के पास थे, ब्रिटिश सरकार के पास थे। इसमें केंद्रीय विधायिका और मताधिकार का विस्तार किया गया। कुल मिलाकर के ये थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय स्तर पर काफ़ी परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया, उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। ध्यान रहे, राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और केंद्रीय में 145 थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सदन था उसको द्विसदनीय बनाया गया, और मताधिकार में भी काफ़ी चेंजेस किए गए, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। ये फिगर आपको याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1921 से ये अधिनियम के ये रूल लागू हुए, और इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, इसकी सीमाएं क्या रही, इसकी आलोचनाएं हुई। हालांकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए, संवैधानिक सुधार हुए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। और देखिए, अपने आप में दोषपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट बांटे गए थे वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था और कार्य क्षमता काफ़ी कम रह गई थी। केंद्रीय स्तर पर इसको लागू नहीं किया गया और अभी भी वायसराय जो है निरंकुश बना रहा। राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। इसी दरमियान देश में जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान अंग्रेज़ों का जो रवैया रहा उसने एक प्रकार से इस अधिनियम को विफल सा ही कर दिया। ये आप देख पा रहे हो। और सांप्रदायिक विभाजन हो गया, सिर्फ 3% जनता थी, उन्हीं को मताधिकार की व्यवस्था थी। वायसराय अभी भी सुप्रीमेसी के साथ काम कर रहा था। तो ये कुछ आलोचनाएं इसकी बनती हैं। 1935 के यदि हम लोग अधिनियम की बात करें, 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो संघीय संरचना और प्रांतीय स्वायत्तता की हम लोग बात करेंगे। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसदीय इतिहास का सबसे
कॉम्प्रहेंसिव और विस्तृत एक प्रकार से था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ और 2 भाग थे। भारत और बर्मा इसमें शामिल थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, ये सब इसमें शामिल किए गए। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है ये टर्म, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी और प्रांतों को वास्तविक सुशासन दिया गया, द्वैत शासन प्रणाली को खत्म करके, और प्रांतीय सरकारें अपनी विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। और देखिए, एक तो प्रांतीय स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण थी, ये आप लोग नोट करके चलो। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो क्लॉजेज हैं, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है। 1935 में शक्तियों का विभाजन काफ़ी क्लियर था। न्यायपालिका विस्तृत कर दी गई। इस बार सूचियों की संख्या 3 बनाई गई। संघ सूची यानी फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट, और कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची। और यही शक्ति विभाजन जो है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में भी ये नज़र आता है। और ये सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 1935 ने जो है भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जो दिल्ली में 1937 में स्थापित हो गया। ये आप लोग नोट करके चलना। संघ सूची के जो प्रमुख विषय थे 59, उनमें से रक्षा, विदेश, मुद्रा ये केंद्र के पास थे। समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे और प्रांतीय सूची में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जो थे वो 54 सब्जेक्ट थे। आरबीआई की स्थापना की गई, ये आप लोग नोट करके। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो बहुत सारे सुधार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिन्हें हम कहेंगे, वो 1935 के अधिनियम में हुए। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। एग्ज़ाम में दोनों भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। दोनों में कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि शासन प्रणाली दोनों की अलग अलग थी। इसमें द्विशासन था, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसमें विधायिका जो थी द्विसदनात्मक थी, इसमें संघीय विधानमंडल था। इसमें स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई। इसमें न्यायपालिका का प्रावधान नहीं था, इसमें बनाया गया। इसमें मताधिकार सीमित था, इसमें विस्तारित किया गया। रियासतों का इसमें प्रावधान नहीं था। अखिल भारतीय संघ को शामिल करने की योजना थी। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि बेसिकली भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान है वो दोनों का ही बहुत बड़ा है। दोनों अधिनियमों की प्रेरणा से ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी ये स्वीकार किया है कि 1935 का जो अधिनियम है वो संविधान के निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर रहा है। इसी में बाकी क्लॉजेज जोड़े गए और संविधान बनाया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये उतना ही ज़रूरी है। ये संघीय ढांचा और शक्तियाँ, न्यायपालिका, प्रशासनिक अनुभव, ये सब जो है आपको इसमें याद करने हैं, ये ऐड करने हैं। संविधान सभा की बहस में ये बात आई थी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान की माँ है। हमने इसके अनेक उपबंधों को यथावत या थोड़े संशोधन के साथ अपने संविधान में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से इनका महत्व अपने आप में परिलक्षित होता है। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी बेटा। थैंक यू सो मच।